नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपके सम्मुख एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिस कहानी का नाम है स्त्री की वास्तविक स्थिति। दोस्तों, आज हम जो कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है ये आखिर स्त्री अपना घर किसे कहे, जो थोड़ी सी इमोशनल और करुणा भरी है। लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल और व्यापक है। यह कहानी आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर छाप छोड़ जाएगी। इसलिए एक बार पूरी जरूर सुने और मनन करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आयुष झल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। मोहिनी, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी आयुष का पारा चढ़ा हुआ था। इन कट शब्दों से वह अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए आयुष गुस्से से मोहिनी की तरफ देखने लगा। मोहिनी के लिए आयुष का यह बेवजह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही उस पर बरस पड़ता था। पहले पहले मोहिनी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक आयुष में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मोहिनी ने खुद को ही बदल लिया। अब उस पर आयुष के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आयुष की हर बात चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक मोहिनी ने पूरी कोशिश की थी कि आयुष को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में उसी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो आयुष सीधा मोहिनी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद वह हमेशा आयुष के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके, अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मोहिनी को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। वह नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। आयुष एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होने चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। आयुष बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, काव्या ने पूछा। फिर आयुष ने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं, काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चल रही है, आयुष गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा दोस्त निकाले, हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। यह सब सुनकर आयुष का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल पा रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। यह सब सच्चाई सुनकर
आयुष आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही नहीं बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। आयुष कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मोहिनी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मोहिनी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर आयुष बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अपने पापा की यह बात सुनकर मोहिनी और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें दी जानी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना के हैं? क्या उनकी स्वतंत्रता किसी पर निर्भर करती है, जो वो किसी से प्राप्त करके ही कुछ काम करें? आखिर उन्हें हम और हमारा समाज इन बेड़ियों से कब मुक्त करेगा? इन सब सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और अपने आसपास मौजूद लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा। अंत में अपनी लिखी कुछ लाइन से करता हूँ कि पीने को ज़माने में हज़ारों जाम जिंदा हैं, जिंदा है वो ज़माना, वो इंसान जिंदा है। कहने को तो कह दूँ हूँ मैं परवाना, ज़रा गौर से देखो मेरी आंखों में आज भी वो शाम जिंदा है, आज भी वो शाम जिंदा है। सहृदय आपका आभार। आपका अपना अभिषेक पटेल। धन्यवाद।